हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जिसमें कि हमारा चैप्टर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि चैप्टर 2 है आपका हमारे आसपास के पदार्थ क्या शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ क्या जो जिसमें कुछ द्रव्यमान है, जो आयतन घेर रहा है इस ब्रह्मांड में, कुछ ना कुछ स्पेस को कवर कर रहा है, वो सारे क्या हैं आपके पदार्थ हैं। और वो पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं है उसकी बात कर रहे हैं कि उनमें शुद्ध किसे कहा जाएगा। शुद्ध का मतलब ये नहीं है कि एक ही चीज है उसमें, चीजें उसमें कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन उनका आयतन फिक्स होगा। आयतन यानी कि द्रव्यमान, जो उनका अनुपात की बात कर रहे हैं, ठीक है, अनुपात फिक्स होगा। और जिस प्रकार की उसकी संरचना है उसमें पूरी तरीके से वही सेम प्रकार के कण पाए जाएंगे, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ, जब हम शुद्ध पदार्थों की क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहां पर आपका क्या आता है, वहां पर आप तत्व की बात करते हैं, यौगिक की बात करते हैं। तत्व क्योंकि परमाणु है उसमें, लेकिन सारे परमाणु एक समान है। और जब हम किसकी बात कर रहे हैं, यौगिकों की बात कर रहे हैं, तो उसमें अणु है, वो सारे अणु कैसे हैं, एक समान, ठीक है। इसके अलावा मिश्रण हम इसमें पढ़ते हैं, तो मिश्रण को आप समांग या विषमांग दो तरह से बताते हैं कि समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या है। ओके, चलिए। तो लास्ट सेशन में हमने कुछ एमसीक्यूज देखे थे, और एमसीक्यूज के बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने देखी थी, वो हो गया था। और फिर हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने शुरू किए थे कि प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न था इसमें आपका, हाउ कैन यू चेंज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन टू एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन विदाउट एडिंग एनी मोर सॉल्वेंट टू इट। ओके, क्या कहा जा रहा है, आपके पास एक संतृप्त विलयन है, उस संतृप्त विलयन को असंतृप्त बनाना है, और असंतृप्त बनाने की विधि में जब आप असंतृप्त बना रहे होंगे इस प्रक्रिया में, विदाउट एडिंग एनी सॉल्वेंट, आप विलायक की मात्रा को नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो विलायक की मात्रा को नहीं बढ़ाएंगे तो उसको अनसैचुरेट कैसे करेंगे आप। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या हो गया, जैसे आपने चीनी और पानी का घोल बनाया था और आपने कहा कि अब पानी में चीनी ने घुलना बंद कर दिया है, तो चीनी घुल नहीं रही है, वो स्थिति सैचुरेशन की आ जाएगी, यानी संतृप्तता की आ जाएगी। उसको असंतृप्त करना है, यानी ऐसी स्थिति में लाना है जब चीनी उसमें दोबारा से घुल पाए। ओके, या और चीनी आप उसमें डालेंगे तो वो घुलने लगेगी। तो ऐसी स्थिति कैसे लाई जा सकती है, या तो उसमें पानी ऐड कर लीजिए, तब आप संतृप्त बना लेंगे, लेकिन पानी भी यहाँ पर ऐड नहीं करना है चूंकि प्रश्न में ऐसा लिखा गया है। तो आप क्या करेंगे, आप देंगे उसको ऊष्मा, गर्म करेंगे। तो गर्म करने से क्या होता है, जैसे आपने नॉर्मली पानी में चीनी डाल दिया है तो वो घुलती नहीं है जल्दी से, उसकी तुलना करेंगे अगर आपने पानी को जरा गर्म कर दिया है, या फिर आपने बर्तन को गैस पे रख दिया है और साथ साथ आप पानी भी डाल रहे हैं, चीनी भी डाल रहे हैं, तो चीनी जो है वो जल्दी घुलनी शुरू हो जाएगी, यानी अनसैचुरेशन की तरफ जा रही है। तो हीट देने से आपका जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 2, सुक्रोज और किसकी बात की जा रही थी, सुक्रोज एक जो शुगर केन से ली गई है शुगर, और दूसरी जो बीटरूट से ली गई है, ठीक है। एक जो गन्ने से बनाई गई चीनी है और दूसरी जो बीटरूट से बनाई गई चीनी है, उन दोनों को मिला लिया गया है। तो क्या वो प्योर सब्सटेंस होंगे, प्योर सब्सटेंस होंगे, क्योंकि उनकी केमिकल जो कंपोजिशन है वो वहां पर एक समान होगा और सोर्सेस से कोई अंतर नहीं आएगा उससे। बेस्ड ऑन विच फैक्टर ऑफ सोल्यूशन इज सेड टू बी डाइल्यूटेड, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड, किस फैक्टर के आधार पर आप बोलते हैं कि कोई भी सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूटेड है, तनु है, या कंसंट्रेटेड सांद्र है, या फिर आपका संतृप्त है। तो सोल्यूशन इज सेड टू बी डाइलेटेड, कंसंट्रेटेड, सैचुरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन इट, ठीक है। जितनी उसमें विलय की मात्रा घुली रहती है उसके आधार पर हम क्या बताते हैं कि वह तनु विलयन है, सांद्र विलयन है, या फिर कैसा है आपका संतृप्त विलयन है, ठीक है। चलिए नोट करिए, विलयन की प्रकृति, विलयन की प्रकृति कैसी हो सकती है, तनु हो सकती है, सांद्र हो सकती है, या फिर संतृप्त हो सकती है।
ठीक है। विलयन की प्रकृति तनु, सांद्र या संतृप्त, उसमें उपस्थित विलेय की मात्रा के आधार पर व्यक्त की जाती है। ओके, यानी कि अगर विलयन में आपका सपोज आपने 3 ग्लासेस लिए हैं और तीनों में आपने समान 100 ml वाटर डाल दिया है, 100 ml पानी है तीनों ही ग्लासेस में। ओके, उसके बाद आपने क्या किया, एक में आपने 20 ग्राम शुगर डाली है, ओके, एक में आपने 60 ग्राम शुगर डाली है और एक में आपने डाल दी है 80 ग्राम शुगर। ठीक है, हम कह रहे हैं कि 20 ग्राम या 20 ग्राम से थोड़ा और कम ले सकते हैं आप, 20 ग्राम वाले को 10 ग्राम मान लीजिए, 5 ग्राम मान लीजिए, बहुत कम यहाँ पर शुगर की मात्रा होगी। ठीक है, 5 ग्राम ले लीजिए। इसमें 100 ml पानी में 5 ग्राम घुली हुई है, इसमें 100 ml पानी है उसमें 60 ग्राम घुली हुई है, इसमें आपका 100 ml में 80 ग्राम घुला हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिख रहा है। तो जब हम 100 ml की बात कर रहे हैं, 100 ml सॉल्वेंट तीनों ही जगह समान है, सॉल्वेंट से कोई अंतर नहीं आ रहा है। अंतर किससे आ रहा है, जो यहाँ पर ये तो विलेय हो गया, ये विलेय हो गया, ठीक है, जिसको हम चीनी कह रहे हैं, और ये क्या हो गया, ये विलायक हो गया जो पानी है। तो विलायक की मात्रा से यहाँ पर विलायक की मात्रा चूंकि हमने समान कर दी है, लेकिन विलेय की मात्रा हम कम ज्यादा कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन। जब हम सांद्रण की बात करते हैं या जब हम कंसंट्रेट बताते हैं किसी सॉल्यूशन को, तो वो बताता है कि उसमें विलेय की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि इसमें विलेय की मात्रा सबसे कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है, विलायक की मात्रा ज्यादा है, जब दोनों की तुलना की जाती है तब। ठीक है, 100 ml वाटर में सिर्फ 5 ग्राम चीनी घुली हुई है, तो ये आपका तनु विलयन हो गया, जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है, या आप क्या कहते हैं डाइल्यूशन कर दिया है, या आप क्या कहते हैं कि वहां पर विलेय की मात्रा कम है। और दूसरा, यहां पर इस विलयन में चीनी की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये सांद्र हो जाएगा। और वहीं पर अब हम कह रहे हैं कि इसमें 80 ग्राम ही चीनी घुल सकती है, 80 ग्राम के ऊपर जब आप चीनी डाल रहे हैं तो वो घुलना बंद कर दिया है उसने, तो ये विलयन आपका संतृप्त हो गया। समझ गए, तो ये किस पर आधारित है, विलेय की मात्रा पर आधारित है। विलेय की मात्रा कम ज्यादा करने से हम पूरे विलयन की जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन ला रहे हैं। और विलयन की प्रकृति में परिवर्तन किस प्रकार से आ रहा है, तनु, सांद्र और संतृप्त प्रकार के विलयन आपके बन रहे हैं। ओके, तो आंसर क्या है आपका, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी डायलेटेड, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन इट। ठीक है, जितनी मात्रा में वहां पर विलेय घुली हुई है उसके आधार पर आप किसी भी विलयन की प्रकृति बताते हैं। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आइडेंटिफाई सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, टिंचर आयोडीन में विलेय और विलायक की पहचान कीजिए। विलेय और विलायक की पहचान करनी है। तो टिंचर आयोडीन आपका एक क्या है, हो गया मिक्सचर है, या आप सॉल्यूशन कहेंगे, जहां पर आपका आयोडीन विलेय होती है और अल्कोहल जो होता है वो विलायक होता है। ठीक है,
तो विलेय क्या हो गया, आयोडीन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपका। और विलायक है आपका एल्कोहल। चलिए, इस प्रकार के प्रश्न भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं कि प्रश्न पूछा जाएगा विलेय और विलायक बताइए, तो वहां पर आपको विलेय और विलायक दोनों बताने होंगे कि किसी सॉल्यूशन में कौन सा विलेय है और कौन सा आपका विलायक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 5 क्या है, व्हाट इज मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, सपोज करिए आपके पास कोई सोल्यूशन है। ठीक है, आपने यहाँ पर पानी ले लिया, पानी आपने बोल दिया ग्राम में बता दिया 100 ग्राम है पानी, और इसमें आपने चीनी डाल दी 20 ग्राम। ठीक है, अगर आप टोटल विलियन की मात्रा द्रव्यमान की बात करते हैं तो पूरे विलियन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, जो आपका क्या होगा, ये पानी का द्रव्यमान है और ये चीनी का है। ठीक है, तो चीनी और पानी का द्रव्यमान को अगर जोड़ लेंगे तो वो पूरे विलियन की का द्रव्यमान हो जाएगा। अब विलियन में आपकी दो ही चीजें तो है, या तो चीनी है या पानी है। मैं कह रही हूँ टोटल उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो टोटल द्रव्यमान में जो चीनी का द्रव्यमान होगा प्लस जो पानी का द्रव्यमान होगा, तो ये आपका 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120 ग्राम हो जाएगा। अब प्रतिशत जब हम निकालते हैं किसी भी चीज का, तो हम टोटल में से उस अमाउंट को क्या कर देते हैं, टोटल से डिवाइड कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से, तो वो प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो अगर हमने चीनी का प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत। चीनी का द्रव्यमान प्रतिशत किसमें, इस पूरे विलियन में। ठीक है, सिर्फ इस विलियन की बात हो रही है, तो आप क्या कर देंगे, 20 को डिवाइड कर लेंगे 120 से इंटू 100, ये हो जाएगा। और अगर आप क्या करेंगे, पानी का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो पानी का द्रव्यमान होगा कितना, 100 ग्राम, अपॉन जो पूरे विलियन का द्रव्यमान है 120 ग्राम इंटू 100। प्रतिशत निकालना तो आता ही है ना, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जो आपके पास क्वांटिटी होती है जिसका प्रतिशत निकालने हैं और कितने का प्रतिशत निकालना है, जैसे 120 का 100 कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, वो निकालना है, तो 100 से आप 120 को क्या 120 क्या कर देंगे, 120 से आप 100 को भाग दे देंगे और फिर गुणा कर लेंगे 100 से, तो आपका क्या आ जाता है, प्रतिशत आ जाता है। जैसे आप अपने नंबर्स का निकालते हैं, मार्क्स आते हैं आपके तो उनका परसेंटेज निकालते हैं ना, तो परसेंटेज निकालना आपको आता ही है। तो द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना है, और किसके द्रव्यमान का, विलेय का द्रव्यमान हो सकता है या विलायक का द्रव्यमान हो सकता है, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा 100, वो क्या हो जाएगा आपका विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। जब बात करेंगे विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत की, तो विलायक का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान, हर बार में आपका नीचे जो विलियन का ही द्रव्यमान आएगा, जो हमने 120 लिया है वो क्या है, विलियन का द्रव्यमान है, तो दोनों जगह हर में विलियन का द्रव्यमान आएगा। एक बार आपने विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला चीनी का, तो तब आपने ऊपर क्या लिया, विलेय का ही द्रव्यमान लिया, और जब आपने विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला तो तब आपने ऊपर क्या रखा, विलायक का द्रव्यमान रखा। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल लेते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लेते हैं। ओके, चलिए, इट इज आइडेंटिफाइड एज अ मास इन ग्राम्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ अ सोल्यूशन। क्या कहा जा रहा है, इट इज डिफाइंड एज द मास इन ग्राम। ये क्या दिखाता है, ये आपको दिखाता है द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, किसका, विलेय का, जो कहां उपस्थित है, इन 100 ग्राम ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो गया, ग्राम में
विलेय का द्रव्यमान जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित हो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई। यानी कि इसमें आपका पूरा जो विलयन है उसका द्रव्यमान 100 ग्राम कर दिया है। हमें तो 120 मिल रहा है ना इस केस में, लेकिन यहाँ पर पूरा 100 ग्राम, क्योंकि यूनिट में आपको बताना है कि 1% कितना होता है या 1 मास परसेंट कितना होता है, वो पूछा जा रहा है। इस वजह से आपको यहाँ पर स्टैंडर्डाइज जो डेफिनेशन होती है वो दी जाती है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। बाकी आपको निकालना कैसे, निकालना वैसे ही आपको विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो विलेय बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, और विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो विलायक बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलॉइडी विलयन के दो घटक बताइए। ठीक है, तो कोलॉइडी विलयन पढ़े हैं आपने, एक आपने विलयन पढ़ा है, एक कोलॉइडी विलयन पढ़ा है और निलंबन आप पढ़ते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के पढ़ते हैं आप। तो वहां पर कोलॉइडी विलयन में आपको अलग अलग दोनों जो कंपोनेंट होते हैं, विलेय विलायक जिन्हें कहते हैं, वो दिखाई नहीं देते, लेकिन इसमें कुछ और घटक होते हैं और उन 2 घटकों के बारे में पूछा जा रहा है। तो वो 2 घटक आपके क्या होते हैं, एक होता है डिस्पर्स फेज और दूसरा होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, यानी जो आपकी क्या होती है, एक प्रावस्था होती है और एक क्या होता है, माध्यम होता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो डिस्पर्स फेज क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। चलिए प्रश्न संख्या 7, इन व्हाट रिस्पेक्ट डज अ ट्रू सॉल्यूशन डिफर फ्रॉम अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, किसी इन व्हाट रिस्पेक्ट, किस आधार पे आप बताएंगे डज अ ट्रू सॉल्यूशन, एक जो विलयन होता है वो अलग होता है कोलॉइडी सॉल्यूशन से। ठीक है, विलयन कोलॉइडी विलयन से किस आधार पर भिन्न है। A true solution is homogeneous whereas a colloidal solution is heterogeneous। जो विलयन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमें पता है समांग मिश्रण होता है, समान अंगी मिश्रण। और जबकि जो कोलॉइड होते हैं या कोलॉइडी विलयन जिन्हें आप कहते हैं, वो कैसे होते हैं, वो विसमांग मिश्रण होते हैं। ठीक है, यानी जिनके अवयवी घटक अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग के अलावा जिनका कंपोजिशन बदल जाता है। ठीक है, ये विषमांग मिश्रण कहलाते हैं। चलिए नोट कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, प्रश्न संख्या 8, 2 लिक्विड्स A एंड B, 2 द्रव हैं A और B, आर मिसिबल विद ईच अदर। कैसे हैं, मिश्रणीय है, यानी कि घुल चुके हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर पानी में अल्कोहल मिलाते हैं तो वो मिल जाता है, तो वो कैसा है, मिश्रणीय है।
और अमिश्रणीय कैसा होता है, जैसे आप तेल के साथ पानी को मिलाइए तो वो दोनों मिलते नहीं, तो उनको क्या कहा जाएगा, इम्मिसिबल कहा जाता है या अमिश्रणीय कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ए और बी कैसे दिए गए हैं, मिश्रणीय दिए गए हैं, यानी कि वो घुल जाएंगे एक दूसरे में। ओके, जैसे कि आप दूध में पानी मिलाइए तो वो भी मिश्रणीय है, आपको दूध और पानी अलग अलग दिखाई नहीं देता है, जबकि तेल और पानी को मिलाएंगे तो अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है। विद ईच अदर एट रूम टेम्परेचर, दोनों को मिश्रणीय किया गया है, ए और बी को मिलाया गया है, कब, कमरे के तापमान पर, यानी जो सामान्य तापमान है, ना तो उसको ऊष्मा दी गई है, ना उसको आपने फ्रिज में रखा है, नॉर्मल जो टेम्परेचर है वहां पर आपने ए और बी दोनों को मिक्स कर दिया है। विच सेपरेशन टेक्निक, कौन सी पृथक्करण की विधि, विल यू अप्लाई, जो आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, टू सेपरेट, पृथक करने के लिए, द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, ए और बी को आपको अलग करना है, और कौन सी टेक्निक आप यूज करेंगे। इफ द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब ए और बी का जो क्या है बॉइलिंग पॉइंट है उसका डिफरेंस 27 डिग्री सेल्सियस है, तो बहुत इजी है। यहां पर तो उन्होंने आपको बॉइलिंग पॉइंट बता दिया है, जब बॉइलिंग पॉइंट बता दिया है तो आपको पता है आप क्या करते हैं, डेस्टिलेशन करते हैं। और कौन सा, फ्रैक्शनल वाला, जब क्या होता है, आप क्या करेंगे, मिश्रण लिया है आपने ए और बी का, हमने क्या लिया, ए हमारे पास कोई लिक्विड है और बी हमारे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड यानी द्रव, द्रव अवस्था में है, और दोनों को आपने क्या कर लिया है, मिक्स कर लिया है, ए बी आपस में मिक्स हो गए, ठीक है, ए बी मिक्स हो गया है। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी जो मिश्रणीय है उनको अलग अलग करना है। दूध और पानी को, दूध और पानी की जगह आप दो कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, उनको आपने मिला लिया है, आपने ऐसी विधि अपनानी है जिससे दूध भी अलग हो जाए, पानी भी अलग हो जाए, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, दूध और पानी हम सिंपल एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझा रही हूं, लेकिन उन्होंने बोला है दूध का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा यानी क्वथनांक होगा जिसपे वो भाप के रूप में परिवर्तित होगी, और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा जिसमें कि पानी क्या होगा, भाप के रूप में बनना शुरू होगा, यानी गैसीय अवस्था में जब वो जाएंगे, उन दोनों का अंतर 27 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी कि अगर पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर, ए आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर गैसियस स्टेट में जा रहा है, तो वहीं पर बी आपका कब जाएगा, 127 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा। समझ रहे हो, तो डिफरेंस कितना आ गया दोनों का, 27 डिग्री सेल्सियस आ गया। इसी 20 डिग्री सेल्सियस का आपने लाभ उठाना है, क्यों, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप क्या करते हैं, आप इस ए बी को करोगे बॉईल, आपने ले लिया एक बर्तन, उसमें डाल दिया ए प्लस बी, ठीक है, इस प्रकार से। यहां से आप क्या करते हैं, यहां से आप लगाते हैं कंडेंसर, ओके, कंडेंसर की हेल्प से आप क्या करते हैं, फिर यहाँ पे आप एकत्र कर लेते हैं अपना जो आपने जिसको पृथक करना है, ठीक है। यहां से आप इसको ऊष्मा देंगे, ओके। बर्नर आपने जला दिया, बर्नर के ऊपर आपने क्या रख दिया, पूरा सेटअप लगा दिया आपने, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मैंने आपको चैप्टर में बताया था, उसी प्रकार का ए और बी। अब क्या होगा, धीरे धीरे तो तापमान बढ़ता है, पहले क्या रहा होगा, सपोज नॉर्मल कमरे के तापमान था तो 25 डिग्री सेल्सियस था सपोज, उसके बाद जब आपने गैस जलाई तो धीरे धीरे क्या हुआ, सॉल्यूशन जो है ए और बी का, या जो मिश्रण बना हुआ है उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, 25 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, 40 से 50 हुआ, 50 से 60, 70, 80, 90, 100 हुआ, तो क्या हुआ कि आपका जो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ए था वो भाप के रूप में बन गया, यानी यहां से ए ये जो है ये भाप के रूप में, भाप यानी वेपर के रूप में ऊपर उठ गई। जीआईसी देवप्रयाग, समझ आ रहा है बच्चों, यस, कुछ नहीं करना है, आपने ए और बी जो दिया गया था ना उसको आपने गर्म किया। जीआईसी मानुबास, बच्चों आवाज आ रही है, जीएचएस सॉरी, जीएचएस मानुबास, बच्चों समझ आ रहा है, हाथ उठाइए। तो आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ ए और बी को गर्म किया, तापमान बढ़ाया, और उन्होंने बताया कि 27 डिग्री सेल्सियस का क्या है, डिफरेंस है, वहां पर अंतर है। तो आपने उसी का लाभ उठा करके क्या किया, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये गैसीय अवस्था में चली गई। देखा है ना, पानी उबलता है और फिर भाप बनने लगती है, तो भाप बनने लग गई। अब भाप क्या होती है, बाहर को उड़ती है ना, तो ये ऊपर उठ गया,
ठीक है, बी यही है, अभी बी अकेला रह गया, ए उसको छोड़ करके निकल गई। ए निकल गई जब, तो यहां हमने क्या लगाया है, यहां हमने लगाया है कंडेंसर। और अच्छे से समझिए इसको, क्या लगाया है, कंडेंसर लगाया है। कंडेंसर से क्या होगा आपका, ड्राइंग थोड़ा ज्यादा अच्छी नहीं है पर आप समझ लीजिए, ठीक है। यहां से मतलब आपने इसको ओपनिंग दे दी है, ठीक है। तो यहां से जो भाप उड़ेगी वो इस रास्ते से बाहर आएगी, समझ रहे हैं। अब जहां से भी भाप को रास्ता मिलेगा वो उस रास्ते से आएगी। यहां हम कंडेंसर लगा देते हैं। बच्चे कंडेंसर क्या करेगा, देखो भाप होती है बहुत गर्म, तो वो गर्म यहाँ ऊपर उठ चुका है। जब हम उस भाप को ठंडा करते हैं तो वो पानी में फिर से परिवर्तित हो जाती है। आपने देखा होगा जब बर्तन में पानी रखा है वो उबल रहा है, उबलने के बाद भाप बन गई, आपने उसके ऊपर या तो ढक्कन लगा दिया, अब ढक्कन यानी कि दबाव पड़ा उस पे, तो ढक्कन के नीचे आप पानी की बूंदें देखते हैं, तो वो वही भाप थी जो गैसेस स्टेट में चली गई थी, अब वो वापस द्रव अवस्था में पानी के रूप में आपको ढक्कन पे दिख रही है। यहां पर क्या होता है, यहां पर हम करते हैं तापमान कम। भाप का या गैस का जब तापमान कम किया जाता है तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो यहां पर ये कंडेंसर जो लगाया जा रहा है ये तापमान कम करेगा। ये जो पाइप दिख रही है ना, इसके अंदर के तापमान को, तो यहां से फ्लो बनाया जाता है पानी का। यहां से आपने कोई टैप ऑन कर दिया तो इसके अंदर बाहर वाले क्षेत्र में, ठीक है, ये पानी है, इसके अंदर भाप जा रही है, ये वाली ए वाली, ये इसके अंदर जा रही है, लेकिन मैं इसके बाहर से पानी का फ्लो बनाऊंगी ताकि इसके अंदर भी ठंडक हो जाए, यानी तापमान कम हो जाए। समझ रहे हैं। तो तापमान यहां हमने कम कर दिया इस क्षेत्र में, तो ये जो भाप जा रही थी ना, इसको तापमान कम हुआ यानी ठंडक लगी, और भाप को ठंडक लगेगी तो वो फिर से पानी में परिवर्तित हो जाएगा यानी ए में। और आपने लगा दिया यहाँ पर कोई एक बर्तन, इधर से ओपनिंग भी दे देते हैं पानी को ताकि यहाँ से ठंडा पानी जाए, यहाँ से बाहर निकले वो गर्म पानी, और टेम्परेचर इधर मेंटेन रहे, ठंडा रहे। ये पानी समझिए, जो पानी हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं ना, वो पाइप के अंदर नहीं जा रहा है, यानी अंदर सिर्फ क्या है, वो भाप है जो यहाँ से उठी है, समझ गए। और इस प्रकार यहाँ क्या हो रहा है, ठंडक हो रहा है। और ये भाप जो ए आ रही है ना बच्चों, यहाँ से ये ए अब यहाँ पानी के रूप में, ठीक है, आप इसको दूसरे बर्तन में सेपरेट कर लेंगे। तो ए अलग आ गई, कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल है, गरम किया, ए भाप के रूप में बदली और वो भाप को यहाँ पर ठंडा किया गया, और ठंडा करके वो फिर से द्रव अवस्था में आपने यहाँ उसको जमा कर लिया। और बी बेचारे का क्या हुआ बताओ, वो तो 100 डिग्री सेल्सियस से अभी भी सिर्फ गर्म अवस्था में लिक्विड के रूप में यहाँ उपस्थित है। तो ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, किस विधि के द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, ठीक है। तो आप दो जो मिश्रणीय द्रव होते हैं जिनमें की क्वथनांक का अंतर पाया जाता है, क्वथनांक का अंतर मतलब अगर B का बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री ही होता तो 100 में दोनों एक साथ भाप बन जाते, फिर दोनों एक साथ यहाँ आ जाते, लेकिन क्वथनांक में अंतर था, एक का 100 डिग्री था, एक का 127 डिग्री माना हमने, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा था। और इसी 27 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस के कारण हमने क्या किया, पहले ए का बॉइल कर लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट आया, वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, उसको पृथक कर लिया, और बी वही रह गई, ठीक है। अगर 127 डिग्री सेल्सियस होगा, हो सकता है 100 के ऊपर थोड़ा थोड़ा ये वेपर बनेगा, लेकिन वो उस स्टेज तक नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 127 डिग्री सेल्सियस है। तो आप यहां से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, समझ गए। तो जीआईसी देवप्रयाग मनुबात बच्चों समझ आ गया है क्या करना है, क्या बताया गया है पूरी विधि में, समझ आया या नहीं आया, समझ आया तो हाथ उठाइए। ओके, वेरी गुड। अरे बच्चों कुछ नहीं करना है, जीएचएस मनुबास कुछ नहीं करना है। ए और बी, जब मैं कह रही हूँ दूध और पानी को मिलाया गया है उसको उबालना है। हमने कहा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल के भाप बन गई, लेकिन दूध भाप में कब परिवर्तित होगा, 127 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो तापमान आपने 100 डिग्री सेल्सियस ही रखा, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी इधर आ गया है, ठीक है, भाप बन के उड़ गई है।
गैस उड़ जाती है ना, लेकिन बी जो है वो द्रव अवस्था में ही है अभी भी, तो वो नीचे ही रहेगा, यानी कि दूध की बात जब हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पानी आपका यहाँ आ गया, फिर आपने यहाँ पर पानी को ठंडा किया जो भाप के रूप में है, तो वो द्रव अवस्था में एकत्र हो गया, लेकिन दूध अभी भी यही है। तो इस तरह से दूध और पानी यानी दो जो मिश्रणीय द्रव थे उनको आपने पृथक कर लिया है। कौन सा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन जिसे आप कहते हैं, उस विधि के द्वारा। ओके, चलिए नोट करिए प्रश्न का उत्तर। We can separate two miscible liquids by fractional distillation if both the liquid have difference in their boiling point। क्वथनांक में अंतर था उनका, इस वजह से, ठीक है। चलिए क्या लिखा गया है? ए बी दो मिश्रणीय द्रव है। हिंदी में पढ़ते हैं बच्चों, हाथ उठाइए, हिंदी में पढ़ते हैं तो। ओके, तो ए बी दो आपके मिश्रणीय द्रव हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिख लीजिए। इनको पृथक करने की विधि बताइए। ठीक है, तो बच्चे विधि का नाम, पृथक्करण की अलग अलग विधियां आपने पढ़ी हैं, तो कौन सी विधि है? प्रभाजी आसवन या आंशिक आसवन भी आप इसे कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश के टर्म्स को भी पढ़ा करो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसे कहा जाता है, प्रभाजी आसवन। किसको कहा गया प्रभाजी आसवन? जब आपने उसको बॉईल किया। GHS मनुबास, नोटबुक नहीं है आप लोगों के पास फ्रंट में जो गर्ल्स बैठी हैं, तो आपको क्या करना है? बॉईल करना है, और बॉईल करने के बाद अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे उनको क्या कर लेना है? कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो वी कैन सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स बाय प्रभाजी आसवन, ठीक है, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रभाजी आसवन के द्वारा आप क्या करेंगे? मिश्रणीय द्रवों को पृथक किया जाता है या पृथक कर सकते हैं। और प्रभाजी आसवन ही क्यों लिया बच्चों? क्योंकि इनके क्वथनांकों में यहां पर क्या है? अंतर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इफ बोथ द लिक्विड हैव डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, यदि क्या है? यदि द्रवों के क्वथनांकों में अंतर है। अगर अंतर नहीं होगा तब तो वो एक ही तापमान पे उबल जाएंगे ना, एक ही तापमान में क्या हो जाएंगे? दोनों भाप बन जाएंगे। और so the mixture of liquid A and B can be separated by fractional distillation। अतः A और B को इस विधि, कौन सी विधि? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है या पृथक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब प्रश्न जरूरी नहीं है ए और बी ही दिया गया है, प्रश्न पूछ लिया प्रभाजी आसवन क्या है, फिर बोलोगे मैम ने कुछ तो पढ़ाया था ए और बी, उसमें प्रभाजी आसवन भी बोला था, लेकिन जब ढंग से नहीं पढ़ोगे तो समझ ही नहीं आएगा। तो फिर जिस बच्चे ने ध्यान से सुना होगा, जब मैं प्रभाजी आसवन आपको उसके फिगर के हिसाब से भी बता रही थी, चित्र के माध्यम से समझा रही थी, तो आपको समझ आना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। और इससे पहले जब चैप्टर पढ़ाया गया था, ये तो रिवीजन चल रहा है प्रश्नों का, लेकिन जब अध्याय पढ़ाया गया था तो वहां पर मैंने पूरा फ्लो डायग्राम, कलरफुल जो पिक्चर थी वो दिखाई थी, किस प्रकार से वहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रहा है वो समझाया था। तो अध्याय पढ़ा होगा तो अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 क्लियर है सबको? नोट कर लिया है? चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण जिसे आप कहते हैं, क्रिस्टलीकरण को समझाइए या इसकी व्याख्या कीजिए।
अब क्रिस्टलीकरण क्या है उसको समझते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा, इट इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सोल्यूशन। इसमें भी क्या होता है, एक सोल्यूशन को बॉईल किया जाता है, ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, आपके पास जैसे क्रिस्टल है वो इम्प्योर है, सपोज आपके पास कोई भी क्रिस्टल है, जैसे कि आपके पास चॉक है, ठीक है, आप कह रहे हैं इसमें कुछ तो इम्प्योरिटी होगी, तो आप क्या करते हैं उस चॉक को, अब चॉक कैसी होनी चाहिए, घुलने वाली होनी चाहिए, जो पानी में घुलनशील हो, ऐसा आपका कोई भी क्रिस्टल होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, उसको आप पानी में घोल लेते हैं और घुलने के बाद उसमें इम्प्योरिटीज जो है, अशुद्धियां ऐसी होती हैं जो पानी में ना घुले, यानी गर्म पानी में जो घुलेंगी नहीं, ठीक है। तो जैसे आपने चीनी के अंदर माना, आपकी बहुत सिंपल सा है कि चीनी है और चीनी में आपका कुछ तो अशुद्धि है, ठीक है, और ये अशुद्धि, चीनी तो पानी में कैसी है, घुलनशील है, लेकिन अशुद्धि अघुलनशील होनी चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, चीनी को आपने पानी में घोल लिया है, ठीक है, घोलने के बाद क्या होगा कि जो अशुद्धियां हैं वो कैसी रह जाएंगी, विलय नहीं होंगी, घुलेंगी नहीं, डिसॉल्व नहीं होंगी, तो उनको आप छान करके सेपरेट कर लेंगे अशुद्धियों को। अब चीनी और पानी का घोल आपको मिल गया है, वहां से आप इसको क्या कर लेंगे, क्रिस्टलीकृत कर लेंगे चीनी को, इसका क्रिस्टलाइजेशन कर लेंगे। क्रिस्टलीकरण के पश्चात जो अब आपको चीनी प्राप्त होगी वो कैसी होगी, प्योर होगी, यानी कि शुद्ध होगी। और चीनी तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, इसमें क्रिस्टलाइजेशन को इतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब हम लैब्स में क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, कोई कंपाउंड बना रहे हैं यौगिक, तो वो कंपाउंड में अगर अशुद्धि रह जाती है कोई, जैसे कि आपने फिल्टर पेपर का यूज करके छाना होगा तो फिल्टर पेपर आ गया, या पानी में कोई अशुद्धि रही होगी उसकी वजह से, तो फिर आप क्या करते हैं, वहां पर क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। तो हॉट वाटर में उसको डालते हैं, कंपाउंड को गर्म पानी में वो यौगिक डालते हैं, वो पूरा घुल जाता है, अशुद्धि नहीं घुलती है, अशुद्धि को क्या कर लेते हैं, छान करके अलग कर लेते हैं, फिर आप उसको वैसा ही छोड़ देंगे सोल्यूशन को, तो वहां आपको क्रिस्टल फॉर्म होते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो इस चीनी को आप यहां से पानी को बहुत ज्यादा ठंडा करेंगे तो चीनी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उसका ऊर्ध्वपातन किया जाएगा तो तब आपको, या फिर आप इवेपोरेशन करेंगे सॉरी, तो आपको चीनी अलग मिल जाएगी। लेकिन वहीं पर क्रिस्टलाइजेशन में आप क्या करेंगे, जो आपने घोल प्राप्त कर लिया है ना छानने के बाद, यौगिक का और गर्म पानी का, उसको ठंडा करेंगे, तो यौगिक ठंडा होने से क्या हो जाएगा, ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ओके, तो आप क्या कहेंगे, इट इज अ प्रोसेस, यह क्या है, यह एक प्रक्रिया है जिससे ठोस यौगिकों से अशुद्धि को दूर किया जाता है, अशुद्धि को पृथक किया जाता है। ओके, चलिए नोट करेंगे। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर कराए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जीआईसी देवप्रिया के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पांस किया है, बहुत अच्छे से नोट कर रहे थे, साथ ही साथ जीएचएस मनुबास के बच्चे भी अच्छे से नोट कर रहे थे। ओके, तो इसी प्रकार से अगर आपके प्रश्न कोई भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग कर लेंगे। इनसे रिलेटेड प्रश्न को किसी भी प्रकार से घुमाकर आपको पूछा जा सकता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट होगा मन में, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और अपने आने वाले सेशन में हम फिर से रिवीजन के साथ आएंगे इस चैप्टर का। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।